Hello everyone, good evening and I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial. So आज के इस लेक्चर में हम लोग एक इन्वायरमेंट का टॉपिक था इकोसिस्टम। एक था आपका इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट और इसी के अंदर था आपका फूड चेन एंड फूड वेब। एक था इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट और एक था आपका फूड चेन एंड फूड वेब। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बेसिकली जो इन्वायरमेंट साइंस है, इकोलॉजी जो भी है, ये सब कुछ आपके नॉलेज में ऑलरेडी है, चीज़ें आपको पता है, बस इसको साइंस के तरीके से कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये आपको सीखना होता है। ठीक है, तो EBS इसको इन्वायरमेंट साइंस बोला जाता है। ये कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। तो इसी में से आपके 2-3 टॉपिक जैसे ओजोन लेयर वगैरह, ये भी इन्वायरमेंट साइंस का एक पार्ट था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं आज का, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। अब बहुत सारे बच्चों को इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट में डिफरेंस नहीं पता होता, तो पहले मैं उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को। देखो, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में फ़र्क क्या होता है। एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है आपका एक प्लांट्स, उसके बाद आपने बना दिया एक अच्छा सा घर, उसके बाद ये है आपकी अच्छी सी बस, ठीक है, ये है आपके, उसके बाद आगे आपके ये आपके आगे रिवर्स वगैरह, पॉन्ड, सी वगैरह, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको अपने आगे पीछे दिख रही है, एटमॉस्फेयर वगैरह आ गया, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको अपने आगे पीछे दिख रहा है, जो भी आप देख पा रहे हो, एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, जो भी आप अपने आगे पीछे कुछ भी देख रहे हो, एटमॉस्फेयर देख रहे हो, आपके आगे पीछे गैसेस हैं, आपका घर है, गाड़ी, जो भी दिख रहा है आपको पूरी अर्थ में, ये सब कुछ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनवायरनमेंट। जैसे आपका स्काई वगैरह हो गया, ये सब क्या है, ये सब कुछ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। क्या है, ये पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। तो इसमें आप किसी भी चीज़ की स्टडी करते हो, उन सबको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एनवायरनमेंट साइंस। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो एयर, वाटर, उसके बाद कुछ ही बोल सकते हो आप, लेके सी बोल सकते हो, स्काई बोल सकते हो, सब कुछ इन्वायरमेंट है, जो कुछ देखते हो इन्वायरमेंट है। लेकिन सर इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम वो चीज़ें हैं जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सके, जो मतलब डायरेक्टली हमारे साथ कहीं ना कहीं लिंक करती हैं। आप बोल सकते हो दोज थिंग्स विच आर इंटरेक्टेड बाय अस, जो हमारे द्वारा इंटरेक्ट की जाती हैं। जैसे मैं बोलूँ, बताइए जो वाटर है वो क्या है, देखो एनवायरनमेंट तो है, ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, लेकिन इसको मैं इकोसिस्टम भी बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, क्योंकि इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम की जब डेफिनेशन पढ़ोगे अपने आप समझ आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए देख लो, वाटर हमारा इकोसिस्टम क्यों है, क्योंकि हम इसके साथ हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, ये आपके फिजिकल टच में आ रहा, आप इसको यूज़ करते हो, इसलिए ये क्या है, इकोसिस्टम का पार्ट है। और इन्वायरमेंट का पार्ट तो होगा ही होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्या स्काई आपका इकोसिस्टम का पार्ट है, क्या स्काई को आप डायरेक्टली आपकी बॉडी के साथ इसका कोई लेना देना है, इसको आप यूज़ करते हो, नहीं करते। मैं बोलूँ एयर, तो एयर इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, आप लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो आप छोड़ते हो आपके सारे आगे पीछे सराउंडिंग में, मतलब आप इसके डायरेक्टली रिलेशन में हो। तो ये पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है, ये पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। मतलब जिस चीज़ के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओ, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो इकोसिस्टम होंगी। और जिस चीज़ के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओ, तो वो सारी चीज़ें किसमें आएगी, इन्वायरमेंट में। इवन कि इन्वायरमेंट में ही इकोसिस्टम आता है, इन्वायरमेंट में ही इकोसिस्टम आता है, लेकिन सारी की सारी इकोसिस्टम वाली इन्वायरमेंट की चीज़ इकोसिस्टम नहीं होगी। इकोसिस्टम वाली वो सारी चीज़ें होगी जिसके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, चलिए हेडिंग दे दीजिए इकोसिस्टम। मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझा दिया कि एनवायरनमेंट साइंस और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। चलिए इकोसिस्टम क्या होता है, फिर इसके मैं कंपोनेंट पढ़ाऊँगा आपको। चलिए मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए आप। चलिए लिखिए डेफिनेशन क्या था, इकोसिस्टम होता क्या है, लिखो इंट्रैक्शन
interaction between living and non-living things in environment is called इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरेक्शन करता है जब हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के साथ। मतलब मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये मैंने बना दी छोटे छोटे ग्रास, ये ग्राउंड में यहाँ पे है ये ग्रास। इसको जब खाते हैं कौन? ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या होते थे? टिड्डे होते हैं, टिड्डे। जैसे अभी आया था टिड्डी दलों का हमला, जैसे कोई भी फसल वगैरह को छोटे छोटे टिड्डे खाते हैं, तो ये प्लांट के साथ सीधा इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं। तो देखो इसका दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। ये ग्रास कैसा था? लिविंग था। ये कैसा था? ये भी लिविंग था। उसके बाद इस टिड्डे को कौन खाता है? इसको जैसे खाती है आपकी लिजार्ड वगैरह होगी, इसका भी इंटरेक्शन हो रहा है, इसका भी इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हाँ, आप लोग चावल खाते हो, आप लोग राइस खाते हो, और आप लोग क्या लिविंग थिंग्स हो, ये नॉन लिविंग है। तो देखिए लिविंग और नॉन लिविंग का भी इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब इस पूरे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ का किसी के साथ रिलेशन होता है, उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। वो कैसा होता है? वो लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन जब भी होगा, लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन ऐसे बोल सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ये भी एक वर्ड होता है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, ये बेसिकली फूड चेन आ गया था, ऐसे बोल सकते हैं। ये था एग्जांपल, जैसे राइस हम खा रहे हैं ह्यूमन बींग्स, तो ये लिविंग था, ये नॉन लिविंग था। जब भी लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होगा तब उसको क्या बोला जाएगा? इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम कहलाएगा। जैसे आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और आप लोग ले रहे हो, आप लिविंग हो, तो दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। इसी इंटरेक्शन को बोला जाएगा इकोसिस्टम। और ये जो इंटरेक्शन है इसको बोला जाता है फूड चेन, फूड वेब। ये कैसे होता है ये अब नेक्स्ट में आप पढ़ोगे। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया गाइज? मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है। जब भी लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है, जब भी लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। वो कैसे होता है मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी। और ऐसे ही बोल सकते हो, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का दोनों का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो डेफिनेशन नॉर्मल सी, आई होप आपको समझ आई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बेसिकली आपका पार्ट किसका है? ये इकोसिस्टम पार्ट है इकोलॉजी का। जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी होता है, ये इकोलॉजी का पार्ट है। इकोलॉजी मतलब देखो इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। तो इस टर्म को किसने दिया था? इकोलॉजी टर्म फर्स्ट कॉइन्ड बाय, ये दी थी आपकी अर्नेस्ट हैक्कल ने। ओके, अर्नेस्ट हैक्कल ने ये टर्म दी थी इकोलॉजी। ठीक है, ये मैं कल आपको पढ़ाऊंगा कि इकोलॉजी क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टडी होती है। जब अब मैं फूड चेन, फूड वेब पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दूंगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या था, आई होप आप समझ पाए होंगे। जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। ये हमारे पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट होता है और इकोलॉजी का पार्ट होता है। इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? अर्नेस्ट हैक्कल ने दी थी। चलिए अब हम लिखते हैं थोड़ा सा इसके क्या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। चलिए आगे इसके मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना आप। ये हाँ, चलिए ये लिख लीजिए, थोड़े से पॉइंट इसको नोट डाउन कर लेना। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर क्या होता है? यहाँ पे भी ऐसी जगह, स्फीयर ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। तो बायो का मतलब ही लाइफ होता है, यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल हो, वो सारी जगह उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो इकोसिस्टम क्या है? इसका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसी से ये बना है और इसी से हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा टोटली इंटरेक्शन नॉन लिविंग के साथ होता है। मेनली हम कुछ भी खा रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स खा रहे हैं,
लिविंग खा रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन लिविंग और नॉन लिविंग का होगा। अगर चीज़ें सनलाइट हुई तो लिविंग होगा, सनलाइट नहीं होगी तो लिविंग नहीं होगा। तो इकोसिस्टम को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्या है? ये एक ओपन सिस्टम है। देखो ओपन नहीं हो रहा है आपके साथ, सब कुछ बाहर, और ये डिपेंड करता है सनलाइट। वही मैंने एक्सप्लेन करा कि हम कुछ भी खा रहे हैं वो कहाँ से आता है? सनलाइट की वजह से पॉसिबल। सनलाइट नहीं होगी तो हमारा भी रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक ओपन सिस्टम है जो कि डिपेंड करता है सनलाइट पे। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इट में भी स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, ये तो बेसिक सी बात है। जैसे स्मॉल का मतलब आपके घर में गार्डन होंगे, छोटे छोटे गार्डन में यहाँ पे जो छोटी छोटी चींटियाँ वगैरह खा रहे हैं, ये लिविंग नॉन लिविंग का इंटरेक्शन हो रहा है। और ये लार्ज भी हो सकता है, जैसे आपके जंगल्स वगैरह हो गए, जितने भी जंगल्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो लार्ज भी हो सकता है माउंटेन वगैरह में। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था? ये आपका देखिए, इसको लिख लीजिए। ये दिया था आर्थर स्टेंसले ने। टेंसले ने ये टर्म दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम। जो मैंने पहले आपको बताया था इकोलॉजी टर्म, वो अलग था। एर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी टर्म दिया था। इकोलॉजी के अंदर हम इकोसिस्टम भी पढ़ते हैं, वो मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको समझ आ चुकी होगी, इसमें कुछ बताने वाला नहीं था। खास यही था कि इकोसिस्टम टर्म दी थी आपके आर्थर स्टेंसले ने, और उसके बाद ये छोटे स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट था कि ये किसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछेगा कि बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है। देन आंसर विल बी इकोसिस्टम, राइट। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप क्या होते हैं, और कल की क्लास में हम इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स सी द टाइप ऑफ इकोसिस्टम। चलिए टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, टाइप ऑफ इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लिख लेते हैं इकोसिस्टम। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ चलिए, अब मैं बात करूँगा टाइप ऑफ इकोसिस्टम की, ठीक है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, चलिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला इकोसिस्टम किसका पार्ट है, ये आ सकता है क्योंकि इकोसिस्टम आपके सिलेबस में है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए लेट्स सी द टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। देखो इकोसिस्टम बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका नेचुरल होता है जो अपने आप बनता है, नेचुरल इकोसिस्टम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल समझते हो, जो हम खुद बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से टाइप का इकोसिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर भी सब टाइप आएंगे। पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल वाला। नेचुरल में कौन कौन सा होता है, चलिए इसको लिख लेते हैं। ये फर्दर आगे डिवाइड होता है। एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। कौन सा होता है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एक होता है मैराइन इकोसिस्टम। मैराइन इकोसिस्टम नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। पानी जो बड़े बड़े सी ओशन वगैरह में, उनका इकोसिस्टम। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, इकोसिस्टम होता क्या है, मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होगा, वो सारे किसके पार्ट होंगे? वो इकोसिस्टम के पार्ट होंगे। अब मैं बात करूँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये कौन सा इकोसिस्टम होता है फ्रेश वाटर? जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर जितने आपके रिवर्स हैं, आप बोलोगे सर रिवर्स तो कोई इकोसिस्टम नहीं है ना, ये पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि रिवर के अंदर आपकी फिश होती हैं और भी बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो सीधा रिलेशन होता है इसका पानी के साथ, डायरेक्टली पानी के ऊपर रहते हैं, पानी के अंदर चीज़ें खाते हैं। तो इसलिए ये पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। किसका? ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। जैसे आप बोल सकते हो रिवर के बाद आप बोल सकते हो पॉन्ड्स वगैरह हो गए, लेक्स वगैरह होगी, तो ये सारे किसके पार्ट हैं? ये पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के पार्ट हैं। आई होप समझ आ चुका होगा। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है? सर हम बात तो इकोसिस्टम की कर रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे इंटरेक्शन हो लिविंग और नॉन लिविंग का, उसको बोला जाएगा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया। एक होता है नेचुरल जो अपने आप बनते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल जिसको हम खुद बनाते हैं। मैंने बोला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कौन सा होता है? जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए रिवर कौन से टाइप का इकोसिस्टम है? मैराइन इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कैसा है? तो आंसर विल बी फ्रेश वाटर इको सिस्टम। और ये भी ऑप्शन नहीं होगा तो आंसर होगा नेचुरल इकोसिस्टम। मैंने पहले ही बोला था, ये आपको पहले ही चीज़ें पता है, बस इसको साइंस के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकता है। अगर मैं बात करूं मैराइन इकोसिस्टम की, तो मैराइन मतलब जो ओशियन वगैरह, बड़े बड़े समुद्र वगैरह हैं, सी, उसमें कैसे इंटरेक्शन होता है लिविंग नॉन लिविंग का, वो किस किस का एग्जाम्पल, जैसे आप इसमें बोल सकते हैं आप हाँ कोरल रीफ, कोरल रीफ्स। क्या नाम सुना कभी कोरल रीफ्स का?
कोरल रीफ्स क्या होती हैं? कोरल रीफ्स होती हैं आपकी RWFS। ये कोरल रीफ्स क्या होती हैं? ये होती हैं सर, कोरल मतलब ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीड़े टाइप बोल सकते हो। इसकी स्किन जो होती है ना, स्किन वो ऊपर से ना काफ़ी चिकनी होती है, जिसमें फ्रिक्शन होता है, काफ़ी चिकनी होती है, वो चिपचिपी होती है, चिपचिपी। और जैसे ये आपस में समुद्र की लहरें आती हैं, ये बाहर आते हैं, उसे समुद्र की लहरों से बाहर आते हैं, साइड का इसके मतलब किनारे पे आती हैं, तो ये आपस में चिपक जाती हैं और धीरे धीरे आपस में चिपक के ऊपर एक सरफेस बना देती हैं, पूरा ग्राउंड बना देती हैं। कोरल का पूरा एक रीफ्स बन जाता है, पूरा एक रीफ्स बन जाता है। इस पूरे को जैसे सनलाइट से सूख जाता है तो ये ऐसे लगता है जैसे एक पूरा ग्राउंड बना हुआ है ये, लेकिन ग्राउंड बना किसका? ये कोरल का। इवन कि ये 2000 किलोमीटर तक हो सकती हैं, 2000 किलोमीटर तक ये पूरा एयर बन सकता है। इसको आप आइलैंड भी बोल सकते हो एक, लेकिन ग्राउंड किसका बना है? इसका कोरल का। इसके ऊपर भी प्लांट्स वगैरह सब कुछ होगा, इसके ऊपर भी पक्षी वगैरह बैठेंगे, पेड़ पौधे होंगे, सब कुछ इंटरेक्शन होगा। तो कोरल रीफ्स किसका पार्ट है? ये मैराइन इकोसिस्टम का पार्ट है। कोरल क्या होते हैं मैंने बता दिया, कैसे ये ग्राउंड बना देते हैं, यहाँ पे आपका सारा इकोसिस्टम चलता है। जैसे आप बोल सकते हो मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो मैंग्रोव आपको पता है क्या होता है? ये आपके एक तरह से ये प्लांट्स होते हैं, एक तरह से प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? बिच डाइजेस्ट साल्ट। जो समुद्र वगैरह में साल्ट, आपको पता साल्टी वाटर होता है, तो ये साल्ट को क्या कहते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको सहन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑलमोस्ट आपके सी वगैरह के किनारे पे होते हैं सारे, ऐसे सारे प्लांट्स, उसको मैंग्रोव इकोसिस्टम बोला जाएगा। ये किसके होते हैं? ये आपके समुद्र के किनारे होते हैं, जो साल्ट को बियर कर सकते हैं, वहाँ पे उग जाते हैं ये, ठीक है। तो ये है पार्ट आपका किसका? मैराइन इकोसिस्टम का। तो ये मैंने 2 पार्ट बताया आपको नेचुरल इकोसिस्टम के। हाँ, एक चीज़ और लिख लेना, ये नेचुरल इकोसिस्टम के भी अंदर किसका पार्ट है? ये बेसिकली इसके अंदर भी ये एक्वेटिक पार्ट है, ये एक्वेटिक, ठीक है। मैं ये भूल गया था लिखना, लिख लो, ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब जहाँ पे पानी वाली बातें होंगी, तो पानी के अंदर ये आता है कौन सा? पहले वाला फ्रेश वाटर, और दूसरा आता है मैराइन वाला, फ्रेश वाटर मैराइन। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा, देखो नेचुरल इकोसिस्टम बेसिकली जो 2 प्रकार का था, वो है आपका एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, TERESTRIL, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैं दोबारा से एक बार रिकैप कर रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनना। चलिए, मैंने बोला आपका इकोसिस्टम 2 तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो अपने आप बना होता है, जैसे इसके अंदर 2 आएगा, एक एक्वेटिक आएगा, एक आएगा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एक्वेटिक क्या होता है? एक्वेटिक होता है पानी वाला कोई भी, जैसे पानी में कैसा? एक फ्रेश वाटर और एक मैराइन, एक फ्रेश वाटर और एक चलिए, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मैराइन। ये किसका पार्ट है? ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है। और एक्वेटिक के अंदर भी कौन सा? नेचुरल इकोसिस्टम था। ये तो खुद भी पता चल जाएगा आपको। फिर इसके बाद मैंने इसकी एग्जांपल बताई, ये तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। इसको फर्दर डिवाइड किया गया, देखो 3 पार्ट में। अब मैं आर्टिफिशियल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने एक्वेटिक समझा दिया। अब मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूँगा। एक होता है ग्रास का पार्ट, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं। एक होता है आपका डेजर्ट का पार्ट, एक होता है डेजर्ट का पार्ट, ठीक है, एक होता है डेजर्ट का पार्ट, एक होता है आपका फॉरेस्ट का पार्ट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो ह्यूमन बींग्स जो हम हैं, हम कौन से इकोसिस्टम में बिलोंग करते हैं। देखिए, रिवर में तो हम नहीं हैं, फ्रेश वाटर में हम नहीं आते, मैराइन में हम नहीं आते, हम आते हैं जैसे ये आएगा कोरल, किसका है? ये मैराइन का पार्ट है, नेचुरल का, जिसमें एक्वेटिक के अंदर, ठीक है। जो मैंग्रोव है किसका पार्ट है? ये एक्वेटिक के अंदर मैराइन का पार्ट है। हम जो है यहाँ पे आते हैं, ह्यूमन बींग्स कहाँ पे आता है? ग्रास का पार्ट है। हम लोग जंगलों में थोड़ी रहते हैं, फॉरेस्ट में हम नहीं रहते, डेजर्ट में नहीं रहते, हम रहते हैं ग्रास में। और ग्रास नहीं ऑप्शन आएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल भी नहीं आएगा तो आएगा नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है टेरेस्ट्रियल। और टेरेस्ट्रियल को आगे फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट में, ठीक है। आई होप बात समझ आ रही होगी आपकी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर ग्रास आता है, डेजर्ट आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं। हम कहाँ बिलोंग्स करते हैं? हमारा जो इकोसिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, वो कहाँ पे है? वो ग्रास का पार्ट होता है। वो किसका पार्ट है? वो ग्रास का पार्ट होता है। डेजर्ट की बात करें तो एक होता है हॉट, थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताता हूँ, एक होता है कोल्ड। हॉट जैसे सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ठीक है, जो रेगिस्तान जिसको बोलते हो।
तो हॉट में। इसके अंदर भी तो इकोसिस्टम होते हैं, इसके अंदर भी जैसे आपके रेप्टाइल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती है, जैसे रेप्टाइल्स यहाँ पे होते हैं, रेंगने वाले कीड़े वो आपके जंगल में भी होते हैं, वो आपके ग्रास में भी होते हैं, लेकिन इसी के अंदर भी आते हैं ये रेप्टाइल्स, जैसे आपके रोडेंट्स चूहे वगैरह की प्रजाति, चूहे वगैरह। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, डेजर्ट के। जैसे कोल्ड डेजर्ट कौन से होते हैं, जैसे आपके बर्फ़ के वो होते हैं ना पूरे, जैसे अंटार्कटिका हो गया सबसे बड़ा, अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट है जो किसका बना हुआ, बर्फ़ का बना हुआ है। यहाँ पे भी तो रहते हैं, जैसे आपको सुना होगा बर्फ़ में रहने वाले भालू वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सारे किसका पार्ट है, डेजर्ट का। डेजर्ट के बाद आता है फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट भी एक बहुत बड़ा है, आपको पता है फॉरेस्ट भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है आपके एरिया में। तो अभी तो खैर जंगल कम हो रहे हैं, लेकिन अदरवाइज फॉरेस्ट भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसके अंदर भी बहुत सारी एग्जांपल आ जाएंगे। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप बोलूँ, टाइगर किसकी एग्जांपल है, टाइगर। तो टाइगर कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। टाइगर हो गया, आपके डियर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सारे किसका पार्ट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। मेरा बेसिकली समझाने का इंटेंशन ये था कि आपको थोड़ी सी समझ आए कि किस इकोसिस्टम का पार्ट है, और चीज़ को आप लॉजिकली सोच पाओ। ग्रास आपको पता चल गया, डेजर्ट आपको पता चल गया, कोई भी चीज़ पूछूंगा तो वो आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ कहाँ कहाँ रहती है, हर एक चीज़ आपने देखी हुई है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट, ये आपको नहीं पता था कोरल के बारे में, ये मैंने आपको बता दिया। कोरल के बारे में आपको नहीं पता था, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंग्रोव का मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। बस आपको थोड़ा सा इसका डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। थोड़े से आपके सिलेबस में क्या है, इकोसिस्टम। उसके बाद इसके कंपोनेंट बताने हैं, जो बायोटिक एबायोटिक, उसको कैसे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया नेचुरल वाले टाइप कैसे कैसे होते हैं, इकोसिस्टम कैसे कैसे टाइप के होते हैं। चलिए आर्टिफिशियल को भी ख़त्म कर लेते हैं। आर्टिफिशियल के बारे में थोड़ा सा मैं नॉलेज दे देता हूँ, यही पे लिख देता हूँ आर्टिफिशियल। चलो अगले पेज में इसको मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसको सही कर लेना। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल से नाम से पता चल रहा है कि जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये मैन मेड इकोसिस्टम है। जैसे आप लोग एक्वेरियम बनाते हो, यहाँ पे फिश वगैरह रखते हो ना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। जैसे आप बोल सकते हो, हाँ क्रॉप्स उगाते हैं हम लोग, जैसे फसल वगैरह उगाते हो, हम उसको खुद उगाते हैं, ये किसका पार्ट है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है। जैसे आप लोग घर पे गार्डन वगैरह बनाते हो, हम लोग ने बड़े बड़े गार्डन बना रखे हैं, जैसे आपके JNK में बहुत सारे गार्डन है, बड़े बड़े घर पे छोटे छोटे गार्डन बनाए होते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है, ये आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मैन मेड के द्वारा बनाई जाती हो, तो वो किस में आएगी, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होगा, तो गार्डन में होता है, तो ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। क्रॉप्स के अंदर होता है, ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। एक्वेरियम में होता है, जैसे फिश वगैरह पानी में रहती है, वहाँ पे आप चीज़ें डालते हो वो खाती है, तो वो लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्शन सब में होता है। इसलिए ये किसका पार्ट है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम मैंने क्या किया। मैंने एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका क्या बताया, मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम में दो पार्ट आएंगे। सबसे पहले एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर भी फर्दर डिवाइड होगा, एक एक्वेटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब जो भी पानी के रिलेटेड होगा, जैसे आप बोल सकते हो एक फ्रेश वाटर होगा, एक मैराइन वाटर होगा। फ्रेश में कौन कौन आ गया, रिवर, लेक्स, लैंड सारे, ठीक है। इसके अंदर पूछेगा फिश किसका एग्जाम्पल है, फिश। तो फिश दोनों का होता है, वो मैराइन में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल कॉमन भी होते हैं, लेकिन आपको समझ होना चाहिए फ्रेश कौन सा है। जैसे पूछेगा रिवर किसका पार्ट है, पोन्ड्स किसका पार्ट है, लेक्स किसका, ये फ्रेश वाटर का। और फ्रेश में भी किसका, एक्वेटिक का। उसके बाद मैंने बताया मैराइन। मैराइन में क्या आता है, जैसे कोरल रीफ्स बताया, मैंग्रोव बताया। फिर मैंने बताया टेरेस्ट्रियल इको। जैसे नेचुरल के दो पार्ट है, एक था आपका एक्वेटिक, एक है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल के 3 पार्ट होते हैं, एक ग्रास, डेजर्ट, फॉरेस्ट। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन में बताया। फिर मैंने आर्टिफिशियल के बारे में बताया। आर्टिफिशियल अभी आपको जस्ट मैं लिख के दिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, चलिए स्टार्टिंग में पढ़ा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। वो सारी चीज़ें जिसके साथ हम इंटरेक्शन कर पाएँ, वो सारी क्या होगी, इकोसिस्टम का पार्ट होगी, ठीक है। वो सारा क्या होगा, इकोसिस्टम का पार्ट होगा, जिसके साथ हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो सारे के सारे इन्वायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम होगा, ठीक है। सारे इकोसिस्टम इन्वायरमेंट होंगे, लेकिन सारे इन्वायरमेंट इकोसिस्टम नहीं होंगे। जैसे स्काई आपका इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम इससे इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है।
इकोसिस्टम का मैंने डिफरेंस समझाया थोड़ा सा, फिर मैंने बताया जैसे कोई भी चीज़ के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो वो सारा कोई भी चीज़ हो आपके सराउंडिंग में है वो सारी क्या है, इन्वायरमेंट है। जिसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो वो क्या है, पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। जैसे वाटर मैंने पढ़ाया, रिवर लेक सारा वाटर का पार्ट था। उसके बाद मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन होता है लिविंग नॉन लिविंग का, उसको बोला जाता है। फिर मैंने आपको ये 4-5 पॉइंट बताए, ये थोड़े से याद रख लेना। इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपको बायोस्फीयर का। इकोसिस्टम टर्म किसने दी, ये बता दिया मैंने। ये स्मॉल लार्ज हो सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक लिख लीजिए आप, एक होता है एबायोटिक फैक्टर्स, एक होता है बायोटिक फैक्टर। तो ये मैंने आई थिंक पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। बायोटिक सारे जितने भी लिविंग्स होते हैं और एबायोटिक जितने भी नॉन लिविंग्स होते हैं, ठीक है। ये बायोटिक और एबायोटिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर इसके मैं टाइप आपको समझा देता हूँ। तो एबायोटिक वो सारे कंपोनेंट होंगे, वो सारे जिसमें भी नॉन लिविंग थिंग्स की बातें होंगी, जैसे पानी हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर, लाइट, एवरीथिंग इज एबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक जितने भी लिविंग्स होते हैं। तो इसके लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, वो बोलेगा कि आप मुझे बताइए कि क्लाइमेटिक फैक्टर जो क्लाइमेटिक फैक्टर है ये किसका पार्ट है, ये बायोटिक है कि एबायोटिक है। तो सबसे पहले ये आंसर होगा सर एबायोटिक। क्यों, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या आता है। जैसे आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल के लिए ये इकोसिस्टम है उसका, जैसे रेन कैसा है, क्लाइमेटिक है। टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेटिक है। और सारे कैसे हैं, एबायोटिक हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ लाइट, जैसे मैं बोल सकता हूँ विंड एक्सेट्रा, ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर है। जिससे भी क्लाइमेट चेंज, जैसे रेन हो गया, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ठीक है, ये सारे क्या हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। हम लोग इन सब के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग सब इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली। देखो रेन के साथ आपका डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है, रेन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है। देन उसके बाद टेम्परेचर फील करते हो आप डायरेक्टली, टेम्परेचर जब सर्दी होती है, गर्मी होती है तो पता होता है आपको। लाइट के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, लाइट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। विंड के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। तो ये सारे आप इंटरेक्ट किए जा रहे हैं, इसलिए इकोसिस्टम के कंपोनेंट हैं। ये मैंने टाइप ऑफ इकोसिस्टम में समझाने की कोशिश की थी कि रेन में जो इकोसिस्टम बनता है, जैसे आपका टेम्परेचर से इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो सारा कैसा है, जैसे टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप लिविंग हो, वो नॉन लिविंग है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तभी तो ये इकोसिस्टम का पार्ट है। और कैसा, एबायोटिक फैक्टर है, ये एबायोटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरे पार्ट की, तो वो लिख लीजिए इडैफिक फैक्टर या इकोसिस्टम, इडैफिक फैक्टर, ठीक है, इडैफिक। तो ये कौन से होते हैं, इडैफिक में कौन कौन सा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लिख लीजिए आप, सॉइल, आपकी सॉइल होगी। जैसे पीएच देखते हो आप, पीएच। उसके बाद आप बोल सकते हो मिनरल्स। मैं बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे टोपोग्राफी, क्या होता है टोपोग्राफी जैसे आपका लैंड इकोसिस्टम है, जो लैंड इको सिस्टम है इसको बोला जाएगा टोपोग्राफी। मिनरल्स आपको पता ही है, सारे कैल्शियम, पोटेशियम, जितने भी मिनरल्स होते हैं। सॉइल, पीएच, ये सारे कौन से पार्ट हैं, इडैफिक फैक्टर हैं। ये सारे किसके, एबायोटिक फैक्टर है। देखो सबसे पहले एबायोटिक तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ एबायोटिक है कि बायोटिक है। लिविंग होगी तो बायोटिक, नॉन लिविंग होगी तो एबायोटिक। और इसके अंदर अलग अलग हमने फिर से इसको कैटेगराइज किया। सबसे पहले मैंने बोला एक क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, एक इडैफिक फैक्टर होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। देखो ये बहुत कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, ये इन्वायरमेंट साइंस वगैरह, इकोलॉजी जो भी है, ये सब कुछ आपके आमने सामने हो रही चीज़ें, आप डेली चीज़ों को देखते हो, ये आपको समझ भी है। बस इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये बेसिक यही होता है कि कौन सा फैक्टर किस में आता है। ये एबायोटिक का पार्ट है, बायोटिक का पार्ट है। इसमें बोलेगा बताइए सॉइल किसका पार्ट है, तो इडैफिक का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये इडैफिक का फैक्टर होगा,
एबायोटिक का। तो क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, बायोटिक इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा इसके अंदर जो भी आएगा वो कैसे कैसे हम लोग पढ़ना और कैसे हमें करना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे। ये तो मैं आपको समझा दिया कि एबायोटिक कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोटिक में कौन कौन आता है। जैसे सबसे पहला लिख लीजिए आप प्रोड्यूसर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक लिख लीजिए कंज्यूमर्स, एंड देन थर्ड वन लिख लीजिए डीकम्पोजर, डीकम्पोजर्स, POSER, ठीक है, डीकम्पोजर। तो सबसे पहले मैंने बताया बायोटिक में एक प्रोड्यूसर होगा, एक कंज्यूमर होगा और एक डीकम्पोजर होगा। इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, इसकी हेडिंग दे लीजिए अभी आप, चलिए हेडिंग दे दीजिए आप। सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रोड्यूसर के बारे में, ठीक है। प्रोड्यूसर किसको बोला जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये किसका पार्ट है। तो मैंने बायोटिक के 3 पार्ट लिखवाए। सबसे पहले मैं बताया प्रोड्यूसर। अच्छा, प्रोड्यूसर किसको बोलोगे आप, ऐसी कोई भी चीज़ें जो अपना खाना खुद बनाएगा। होंगे तो ये सारे लिविंग, लेकिन कौन सा जो अपना खाना खुद बनाए, जिसको आप बोल सकते हो, लिख लीजिए बिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाए, किससे, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे बोल सकते हो लाइक इनऑर्गेनिक कौन कौन से होंगे, इनऑर्गेनिक सिंपल मतलब जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपकी वाटर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। वाई एक मिनट आगे चलते हैं पीछे, हाँ चलिए, बाय, यही पे लिख लीजिए बाय यूजिंग सनलाइट in the presence of chlorophyll, तो बेसिकली वो सारी चीज़ें प्रोड्यूसर होंगी। मेन होता है प्लांट्स, आप बोल सकते हो प्लांट सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी लिविंग कोई भी चीज़ जो अपना खाना खुद बनाती हो, कहाँ से, एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, H2O वाटर जिसको बोल सकते हो आप। तो बेसिकली ये आप बोल सकते हो ऐसी कोई भी चीज़ें जो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, जब मैंने आपको ओजोन बताया था, ओजोन कैसे होती है, जब मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में आई थिंक पहले मैंने पढ़ाया था, हाँ जब मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि कैसे होता है ये अपना कार्बन। अगले स्लाइड पे लेता हूँ मैं, देखो ये कैसे अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कहाँ से, एयर से या एटमॉस्फेयर से, प्लस प्लांट्स अपना पानी लेते हैं कहाँ से, ग्राउंड से, और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जितने भी, उसके जो पत्ते हरे होते हैं किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसके और सनलाइट की मदद से ये अपना खाना बनाते हैं, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, प्लस हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। बाकी इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग बैलेंस करते हैं, जैसे कार्बन कितने 6, यहाँ पे 6 कर दो, यहाँ पे भी 6 कर दो, कितना हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 12 हो गया, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे आ गया 6, ये 12 बन गया, और 6 यहाँ पे 12 थे तो ये 6 आ गया, पूरा हो गया, बैलेंस हो गया। तो बेसिकली ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की मदद से। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं हवा से, जो भी हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लस वाटर लेके, तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनाते हैं और स्टार्च की फॉर्म में
स्टोर करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे प्रोड्यूसर कहलाएंगे। वैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, जो पानी में वो हरी हरी घास हो जाती है ना, ठीक है, जो पानी में पूरी ऐसी लेयर सी बन जाती है हरी हरी, तो वो क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऐसी कोई भी नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स, ऐसी कोई भी लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बनाती हो और होनी चाहिए वो लिविंग, उसको क्या बोला जाएगा, प्रोड्यूसर। या ऐसे बोल सकते हो ऐसी कोई भी लिविंग थिंग्स जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाती है, उसको बोला जाएगा ग्रीन प्लांट, और उसको बोला जाएगा प्रोड्यूसर। तो आई होप प्रोड्यूसर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने क्या लिखवाया आपको, नेक्स्ट मैंने लिखवाया आपको, क्योंकि ये पूछेगा ये किसका पार्ट है, ग्रीन प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर्स हैं, या आप डिकम्पोजर है, क्या है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे नंबर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कंज्यूमर्स, क्या बताया मैंने, कंज्यूमर्स क्या होते हैं ये, ठीक है, ये भी एक बायोटिक कंपोनेंट होता है। कैसा है ये, बायोटिक कंपोनेंट है। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये वो सारे ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया हुआ फूड जब हम उसको खाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर। डेफिनेशन लिख लीजिए, दोज ऑर्गेनिजम्स which consume food or eat prepared by producers is called consumers। चलिए मैं लिखवा भी दिया आपको। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो खाते हैं फूड या हीट करते हैं, जो फूड को खाते हैं, या हीट जो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, उसको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो इसको हिंदी में ऐसे याद रखना, ठीक है, मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि जो आपके कंज्यूमर्स है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करते हैं, आप बोल सकते हो ये डिपेंड करते हैं आपके किस पे, चाहे डायरेक्टली चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, किस पे, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब कंज्यूमर्स किसको बोला जाता है, जो प्रोड्यूसर द्वारा बनाया गया खाना खाते हैं, या बोलते हैं उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर। मतलब प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको पूछा जाए कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में आते हो, तो आंसर होगा कंज्यूमर्स। आंसर क्या होगा, कंज्यूमर्स। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कंज्यूमर्स में। जैसे ऑल द एनिमल्स, इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है ऑल द एनिमल्स और कंज्यूमर्स। और आपको पता आप क्या हो, आप भी एक एनिमल्स हो, ठीक है। अब ये फर्दर आगे डिवाइड करते हैं इसको फर्दर हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या होते हैं, जो भी प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर द्वारा बनाया गया खाना खाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पूछेगा वो प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्शरी कौन से होते हैं, टॉप कार्निवोर्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। कंज्यूमर को आगे फर्दर डिवाइड किया, एक को हम बोलते हैं हर्बीवोरस, और एक को बोलते हैं कार्निवोर्स, और एक को बोलते हैं ओमनिवोर्स, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं, हार्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, और ओमनिवोर्स क्या होते हैं। ये है सारे क्या है, ये सारे कंज्यूमर्स हैं। और ये इसको बोला जाता है ये प्राइमरी है। ये कौन से हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं,
ऐसी कोई भी चीज़ें जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करें आपके प्लांट्स के साथ, क्योंकि प्रोड्यूसर सारे कौन है, प्लांट्स, और जो डायरेक्टली उसके साथ रिलेशन बनाए उसको बोलते हैं प्राइमरी, उसको बोलते हैं प्राइमरी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे आप बोल सकते हो, इसकी एग्जांपल के लिए लिख लीजिए, जैसे आप बोल सकते हो जितने भी ग्रास होपर्स होते हैं, जो टिड्डे होते हैं, टिड्डे जो घास खाते हैं आपका फसल वगैरह खाने वाले, तो ये कौन है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कार्निवोर्स की, कार्निवोर्स एक होता है हार्बीवोर्स, जो डिपेंड्स अपॉन किस पे होते हैं, प्लांट्स पे, ये बेसिकली प्लांट्स पे होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब जो आपके कार्निवोर्स है ये क्या होते हैं, तो कार्निवोर्स होते हैं जो आपके किसको खाएं, जो आपके इसको खाते हैं, हार्बीवोर्स को। जैसे इसको खाने वाला कौन होता है, आप जैसे बोल सकते हो, हाँ लिजार्ड बोल दो, किसको खाते हैं, ये टिड्डे वगैरह को खाते हैं, ठीक है। जैसे इसके बाद आप बोल सकते हो मेंढक आपका, फ्रॉग्स, तो ये क्या है, कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स के अंदर एक आता है टॉप कार्निवोर्स, वो क्या होते हैं, इसी के अंदर रखे टॉप कार्निवोर्स, जिसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, अभी आपको बताता हूँ। तो टॉप कार्निवोर्स क्या होते हैं आपके, जो इनको खाते हैं। अब इनको खाने वाला कौन होता है, तो वो ये होते हैं जो इनको भी खा देते हैं, जो इनको भी खा देते हैं। और टॉप कार्निवोर्स के ऊपर कुछ नहीं होता, इनको मतलब कोई नहीं खा सकता, ये लास्ट होते हैं, सबको खा देते हैं। जैसे लिजार्ड वगैरह को कौन खाता है, स्नेक वगैरह खाता है, ठीक है। स्नेक को पीकॉक वगैरह खा देंगे, पीकॉक। लेकिन इन सबको जैसे आप बोल सकते हो ये टॉप कार्निवोर्स में क्या क्या आता है, जैसे एक आपके लाइन हो गया, हॉक हो गया, ठीक है, लाइन हो गया, हॉक हो गया, और क्या एग्जांपल हो सकती है, टाइगर, टाइगर। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे, जब आप ये में से फूड चेन पढ़ोगे तब आपको सब समझ आ जाएगा कौन किसको खाता है, ठीक है। मैंने बोला हार्बीवोर्स ऐसी कोई भी चीज़ें जो डायरेक्टली क्या खाती हैं, जो डायरेक्टली घास या प्लांट्स के साथ रिलेट करती हैं, ग्रास या प्लांट्स के साथ। जैसे डियर भी इसी का एग्जांपल था, डियर्स भी इसी का एग्जांपल था। और जैसे आप बोल सकते हो हॉर्सेस, मतलब बेसिकली जो प्लांट्स फूड खाते हैं, और जो इनको भी खा देता है, इनको खा देता है, वो क्या होता है, वो कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स के अंदर भी कैटेगरी है, कौन से टॉप होते हैं, कौन से कार्निवोर्स होते हैं। जो कार्निवोर्स को भी खा देते हैं वो टॉप, और इसको कोई नहीं खाए, तो ये एग्जांपल याद रखना है, लाइन, हॉक, टाइगर वगैरह, ठीक है। बाकी कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो इनको खाते हैं, जैसे टिड्डे वगैरह को खाते थे आपके, लिजार्ड्स वगैरह, फ्रॉग हो गया, इनको पीकॉक वगैरह खा रहे हैं, ठीक है। ये होते हैं कार्निवोर्स, जो क्या खाएं, जो आपके दूसरे हार्बीवोर्स को भी खा देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो क्या करें, डेट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल को भी खा देते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्टॉप कार्निवोर्स की, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाले खास है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट आपको बता रहा हूँ पॉइंट, ठीक है। चलिए इसको मैं बताता हूँ, टॉप कार्निवोर्स क्या होते हैं, which fed upon the small carnivores, और इसको बोला जाता है सेकेंडरी कार्निवोर्स। इसी को क्या बोला जाता है, और आल्सो कॉल्ड टर्शरी। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल याद रखोगे तो पता चल जाएगा, लॉइन, टाइगर एंड हॉक, ये वो हैं जिनको कोई नहीं खाता, ये सबसे टॉप कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, छोटे कार्निवोर्स को खा देते हैं, जिसको सेकेंडरी कार्निवोर्स भी बोला जाएगा। तो एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम में देखो सीधा एग्जांपल पूछा जाता है कि ये कौन से कार्निवोर्स हैं, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर हैं या डिकम्पोजर हैं, किसके हैं, कौन से पार्ट के, सब कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने बोला टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, जो दूसरे कार्निवोर्स को भी खा देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। चलिए आगे लिख लीजिए, इसी के अंदर मैं तीसरी कैटेगरी क्या बताई थी आपको, ओमनिवोरस, क्या बताई थी,
ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स तो ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? जो सब कुछ खा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, जो प्लांट्स एनिमल दोनों खाते हैं। जो प्लांट्स खाए वो हार्बीवोर्स, जो उनको हार्बीवोर्स को खाए वो कार्निवोर्स, जो किसी भी एनिमल दूसरे को खाते हैं। और ह्यूमन बींग्स क्या हैं? हम किस में आते हैं? हम आते हैं ओमनीवोर्स में। हम लोग एनिमल भी खाते हैं, हम लोग प्लांट भी खाते हैं। ठीक है, हम लोग एनिमल भी खाते हैं, हम लोग प्लांट भी खाते हैं। तो अभी तक मैं जो पढ़ा, मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। ठीक है, अभी तक जो मैंने पढ़ाया, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो आपके इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके एबायोटिक, बायोटिक। ठीक है, बायोटिक में मैंने आपको क्या बताया? इसमें मैंने आपको बताया कि जो नॉन लिविंग जितने भी होंगे, जैसे इसी के अंदर हमने इसको कैटेगराइज किया, एक क्लाइमेटिक फैक्टर, एक हो गया एडेफिक। एडेफिक जो भी होगा, जो सॉइल के रिलेटेड जितने भी होंगे ना, ये सारे क्या होते हैं? एडेफिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सॉइल में मिलेंगे आपको वो सारे कौन से होंगे? ये सॉइल इकोसिस्टम के रिलेटेड होंगे सारे। तो क्लाइमेटिक तो आपको पता ही है। फिर मैंने बताया बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर्स। मैंने प्रोड्यूसर के बारे में आपको बताना स्टार्ट किया। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऐसे कोई भी चीज़ जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सॉरी, प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे जितने प्लांट्स हैं ये सारे क्या हैं? आपके प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, और हम जो आपके कार्निवोर्स और होमनीवोर्स है वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं? बेसिकली कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर। आंसर होगा प्रोड्यूसर। ठीक है, अपना खाना खुद बनाने वाले। मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको जिस सब्सटेंस से बनाते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिए। फिर मैंने आपको बताया कंज्यूमर्स। क्या बताया मैंने आपको? कंज्यूमर्स। ये क्या होते हैं आपके? देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ साथ रेड वगैरह सारे एल्गी जितने भी होंगे वो सारे इसी में आते हैं, प्रोड्यूसर में। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो सारी चीज़ें होंगी लिविंग जो क्या करती हैं? जो आपके प्रोड्यूसर को खाती हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये डिपेंड कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे होती हैं? प्रोड्यूसर पे होती हैं, उसको बोला जाएगा कंज्यूमर्स। फिर मैंने इसके आपको टाइप बताए, इसके मैंने आपको टाइप बताए कौन कौन सा। मैंने बोला कि ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। मैंने हार्बीवोरस पढ़ाया, ऐसे सारे की सारे कंज्यूमर्स जो क्या करते हैं? वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्लांट फूड खाते हैं। ये क्या होता है? जो एनिमल फूड खाते हैं, एनिमल फ्लैश खाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया ओमनीवोरस, वो सब कुछ खाते हैं दोनों। जैसे ह्यूमन बींग्स किस में आता है? वो आता है ओमनीवोरस में। ठीक है, और मैंने बताया कि कार्निवोर्स में एक और कैटेगरी होती है जो कार्निवोर्स को ही खा देते हैं, उसको बोला जाता है टॉप कार्निवोर्स। उसको बोला जाता है टॉप कार्निवोर्स, या उसी का नाम होता है टर्शियरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, हॉग। ठीक है, इतनी सी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सा होता है वो। चलिए, ये लिख लीजिए आप इसमें डीकम्पोजर। लिख लीजिए आप डीकम्पोजर। चलिए, अब डीकम्पोजर क्या होता है? डीकम्पोजर क्या होता है? डीकम्पोज, कंपोज मतलब बनना, डी मतलब उसको खत्म कर देना। डीकम्पोज किसको बोलते हो? जितने भी आपके डेड चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें डेड हो जाती हैं वो धीरे धीरे आपको पता है पड़ी पड़ी ख़राब होकर वो मिट्टी में मिल जाती हैं, मतलब उसको डीकम्पोज कर दिया जाता है। उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे होते हैं जो क्या करते हैं? वो डेड चीज़ों को खाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉग मर जाता है, उसको आप क्या करते हो? मिट्टी में दफना के आ जाते हो या कहीं फेंक आते हो। वो धीरे धीरे देखना वो ऊपर से ख़त्म होकर वो मिट्टी बन जाता है पूरा। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? वो उसको खा के मिट्टी की तरह बना देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं। अगर डीकम्पोजर नहीं होगा तो पूरी अर्थ पे डेड बॉडी ही मिलेंगी आपको। ठीक है, रहना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो डीकम्पोज क्या होता है? बेसिकली जो आपके डेड चीज़ों को ख़त्म कर देती है। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बेसिकली एक थ्योरी पोर्शन होता है, इसमें कुछ खास पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं। बाकी ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, वो कॉन्सेप्ट होगा, मैं आपको सिखा दूंगा। इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ब्रेक डाउन
विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसमें होता है, इन जो कि आप बोल सकते हो इन प्रेजेंट इन, जिसमें आप बोल सकते हो प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, किसमें, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ख़त्म करके उसको मिट्टी की तरह बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसी के अंदर लिख लो लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि डीकम्पोजर क्या होते हैं, एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये किस में होते हैं, ये सारे याद रखना, ये डेड ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। डीकम्पोज किसको किया जाता है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या डेड ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे, वो चाहे प्लांट भी हो सकता है, वो चाहे एनिमल्स भी हो सकता है, और उसको किस में डीकम्पोज कर देते हैं, टू सिंपलेस्ट फॉर्म में डीकम्पोज कर देते हैं, जो मिट्टी की तरह बनके बाद में ख़त्म हो जाता है। इसको बोला जाता है डीकम्पोजर। आई होप डीकम्पोजर की बात समझ आई होगी। इसमें एग्जांपल्स आते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये इसकी एग्जांपल है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा बैक्टीरिया क्या है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स है, या डीकम्पोजर है। तो ये डीकम्पोजर, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं यही डीकम्पोज का काम करते हैं। जितनी भी डेड बॉडीज होती है उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब डीकम्पोजर काम कैसा कैसा करते हैं, ये आप कॉमन सेंस की बातें हैं। आप बोल सकते हो एक्ट एज अ, कैसा, ये ऐसे बोल सकते हो, ये क्लीनिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट भी होते हैं, ऐसे बोल सकते हो, एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए भी काम आता है। तो बिल्कुल आता है, जितने भी डेड बॉडी है उसको डीकम्पोज कर देता है, तो इससे एनवायरनमेंट अपने आप साफ होगा। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं उसको रिसाइकलिंग करता है। इट हेल्प, ऐसे बोल सकते हैं, इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग द मटेरियल, तो मटेरियल को रिसाइकलिंग कर देता है। ठीक है, रिसाइकलिंग कर देता है। तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये मुझे लगता नहीं कि ये आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये आपको वैसे भी पता होंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो कॉमन सेंस होती है कि जितने भी डेड बॉडीज हैं उसको डीकम्पोज कर देता है, जिसमें आपकी दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ऐसे बोल सकते हो। मतलब आपकी सॉइल की जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो आपकी फसल उगती है उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि जितने भी चीज़ें होता है उसको वो क्या करता है, मिट्टी की फॉर्म में बनाता है, जो एज अ फर्टिलाइज़र काम करती हैं। ठीक है, तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे भी मैंने आपको डीकम्पोजर ये बताया कि डीकम्पोजर क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, जो आपकी डेड बॉडी को, किसको, डेड बॉडी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसको डीकम्पोज कर दे, उसको ख़त्म कर दे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दे, वो चीज़ें होती है डीकम्पोजर। मैंने एग्जांपल बताया जैसे फंजाई और बैक्टीरियास का एग्जांपल होते हैं। तो आपको पता है कि डीकम्पोज क्या, डेड बॉडी ख़त्म कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। ठीक है, ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाएगा, ये क्या करेगा कि अर्थ के ऊपर जो डेड ऑर्गेनिज्म उसको ख़त्म कर देगा। तो ये था आपका डीकम्पोजर का कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको कंपोनेंट इसके सारे बता दिए। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में जो आपकी फूड चेन और फूड वेब आएंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये दोबारा से अभी फूड चेन में भी थोड़ा रिपीट होगा। आपको याद रखना है कि ठीक है, हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, कार्निवोर्स कौन से होते हैं, और ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स तो हम आगे ह्यूमन बींग्स। कार्निवोर्स में याद रखना, इसको याद रखना, ये ऐसी कोई भी चीज़ जो प्लांट्स खाते हैं, ये जो एनिमल फूड खाते हैं, और ये दोनों खाने वाले ओमनिवोरस। इसमें टॉप भी बताया, टॉप कार्निवोरस कौन कौन से होते हैं। टॉप कार्निवोरस कहते हैं कार्निवोरस को ही खाते हैं। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो 1 मिनट वेट करना। चलिए, इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बायोटिक एबायोटिक ये मैंने वैसे भी रिपीट कर दिया आपका।
ठीक है। हाँ, कंज्यूमर्स के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की थोड़ी सी समझ आ चुकी होगी। और क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है कौन सा किससे बिलोंग करता है, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो 10 नंबर की आपकी साइंस है, कितने नंबर की? 10 नंबर की आपकी साइंस है इसमें, ठीक है। और आई थिंक 20 में आपकी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में और फाइनेंस अकाउंट एस्टिमेट 10 नंबर की है। 10 नंबर में अगर 10-11 चैप्टर हैं तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आप एक चैप्टर को इतनी डेप्थ में पढ़ दोगे, आईएएस लेवल का, ये बेसिकली आईएएस में भी इतना ही बताते हैं। तो इतने लेवल का जब आप पढ़ दोगे तो एक ही क्वेश्चन पूछना है ना, कहाँ से पूछेगा, इतनी डेप्थ में जाएगा तो वो सबके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी चीज़ें। आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना होता है। कंटेंट हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो उस कंटेंट को पढ़ के जाना होता है, ठीक है। और हम जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सबको एनालाइज करके ग्रेजुएशन लेवल तक के जितने एग्ज़ाम है उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और आई होप सो कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इसी मंथ तक लास्ट तक कोशिश करूँगा कि काफ़ी हद तक आपका सिलेबस ख़त्म कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।